नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आपका आने वाला जो है वो पेपर 1 का एग्जाम है, चाहे हाईकोर्ट का एग्जाम है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग टीजीटी जेबीटी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं व्हाट इज मास्कट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए जो शुभंकर है वो क्या है। इसके लिए मास्कट अभी जारी किया गया है। तो ये मास्कट जो है वो क्या मास्कट जो है वो रखा गया है। इस मास्कट का नाम रखा गया है गज सिम्हा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। गज सिम्हा मास्कट रखा गया है इसका नाम, और ये है गज सिम्हा जो कि नाम रखा गया है। गज सिम्हा का मतलब हुआ स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट जैसी स्ट्रेंथ उसमें, और हर्ट ऑफ लायन, और लायन जैसा हर्ट। तो ये मस्कट देख भी लिया आपने कि मस्कट क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मस्कट का मतलब क्या है वो भी आपने जान लिया। ये जो खेलो इंडिया मस्कट गेम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं, ये कहाँ पर स्टार्ट होंगे? ये जो है वो बिहार में होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो मस्कट लिया गया है गज सिम्हा, ये कहाँ से इंस्पायर होकर लिया गया है? तो ये जो पाल पीरियड था, पाल साम्राज्य था, वहाँ से उनके जो टेम्पल थे नालंदा और बौद्ध गया, वहाँ से जो है वो इसको उठाया गया है। वहाँ से उस थीम के ऊपर जो है ये सेंट्रलाइज है। तो इतना सब आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। होस्ट स्टेट का भी पता चल गया कौन सा है। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये स्टार्ट कब से होंगे? तो ये मई के महीने से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी तो हम 2025 की बात कर रहे हैं। इससे पहले जब 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तो उनको किस स्टेट के द्वारा होस्ट किया गया था? तो उनको तमिलनाडु स्टेट के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया था। अगर आपने पेपर 1 को देखा है या फिर पहले जो पेपर हो चुके हैं उनको देखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे गए हैं खेलों के बारे में, उनके मस्कट, टॉप मेडल टैली में कौन से स्टेट्स रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया। बोलते हैं रिसेंटली डस्ट लिंक एक्सरसाइज कमेंस्ड इन पुणे बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में पुणे में जो है वो भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच में ये डस्ट लिंक एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुई। तो ये डस्ट लिंक एक्सरसाइज जो है वो अभी हाल ही में जो है वो स्टार्ट हुई है और पुणे में जो है ये स्टार्ट हुई है। और बोलते हैं ये किस कंट्री के साथ जो है वो इंडिया करता है। तो इंडिया जो है वो इस एक्सरसाइज को जो है वो किस कंट्री के साथ करता है? उज्बेकिस्तान के साथ जो है वो करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, उज्बेकिस्तान के साथ ये डस्ट लिंक एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट है जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज 2025 में की गई या फिर 2025 से पहले भी अलग अलग ईयर्स में की गई हैं। इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बीच में जो होती हैं, इंडिया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करता है, उनको भी रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ही देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको एक्सरसाइज प्रबल दोस्तिक जो है वो बोलते हैं। एक्सरसाइज जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है वो एक्सरसाइज खंजर के नाम से जानी जाती है। एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है उसको एक्सरसाइज इक्विबिलियन बोलते हैं। एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है वो एक्सरसाइज शक्ति के नाम से जानी जाती है। और इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको गरुड़ शक्ति बोलते हैं। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है उसको मित्र शक्ति बोलते हैं। तो ये तीनों ध्यान रखनी है। ये शक्ति करके है, कंफ्यूज मत हो जाना कि शक्ति एक ही शक्ति है, नहीं। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, और मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका के बीच में। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है वो अजय वॉरियर नामक एक्सरसाइज जो है वो होती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो है वो एक्सरसाइज संप्रीति एक्सरसाइज होती है। अगर हम लैंड बाउंड्री के हिसाब से देखते हैं तो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। तो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो है वो 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर जो है वो करता है। ये भी ध्यान रखना है। इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट जो है वो होती है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो होती है। इन एक्सरसाइजेज के बारे में आपने ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो है वो होती हैं। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइजेज जान ली। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, परंतु उससे पहले इन क्वेश्चंस को, इन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज को नोट भी कर लेना चाहे। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज बेस्ड ही क्वेश्चन है। बोलते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो बोलते हैं एक्सरसाइज जो टाइगर ट्रियम्फ होती है ये किन दो देशों के बीच में जो है वो होती है। अब देखो, क्या इंडिया चाइना के बीच में, या इंडिया यूएसए के बीच में, या बांग्लादेश चाइना के बीच में, या पाकिस्तान चाइना के बीच में होती है। अब ये होती तो किन्हीं दो कंट्री के बीच में ही हैं, परंतु वो दो कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ये दो कंट्रीज हैं, एक तो आपका इंडिया है, दूसरा आपका यूएसए है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज होती है ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो है वो होती है। और ये एक्सरसाइज अभी हुई। अब ये एक्सरसाइज जो होती है ये होती क्यों है, क्या इसका टारगेट जो है वो रहता है? इसका भी 4th एडिशन जो था वो अप्रैल 2025 में स्टार्ट हुआ था। और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जो है वो होती है। अगर कोई भी इस तरह से ज्वाइंट एक ऑपरेशन करना हो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को लेकर, डिजास्टर रिलीफ को लेकर, तो
इंडिया और यूएसए जो है वो अच्छे से कोऑपरेट कर सकें, इसलिए ये एक्सरसाइज जो है वो होती है। इंडिया और यूएसए और भी ऐसी एक्सरसाइज जो है वो करता है, जैसे कि एक युद्ध अभ्यास करके एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक युद्ध अभ्यास कर जो है वो एक्सरसाइज की जाती है इंडिया और यूएसए के बीच में। ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। एक वज्र प्रहार कर एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। ये वज्र प्रहार भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज भी जो है वो इंडिया और यूएसए के बीच में जो है वो होती है। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया और यूएसए के संबंध और यूएसए के संबंध बाकी अदर कंट्रीज के साथ कैसे हैं। अब आपने देखा कि टैरिफ वॉर जो है वो चला हुआ है अलग अलग कंट्रीज के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, वहाँ से जो है वो चीज़ें महंगी हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से सामने आ रही हैं। तो एक वो भी अलग से पॉइंट बनता है, वहाँ से क्वेश्चन तो बन ही सकता है, कोई भी एक हिडन क्वेश्चन जो आप न्यूज़पेपर से कवर होगा। उसके अलावा मेंस में भी वहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता ही रहता है। इंडिया और यूएसए के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस में ये कोऑपरेट करते हैं, आपने देख लिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये कोऑपरेट करते हैं। इकोनॉमिक रिलेशन इनके काफ़ी अच्छे हैं। एनर्जी में भी ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। और क्लाइमेट चेंज, यूएसए तो वैसे बोलता है कि हम क्लाइमेट को नहीं मानते, क्लाइमेट चेंज कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो परंतु उसमें भी ये कोऑपरेट कहीं ना कहीं पर करते हैं। सरकारें तो चेंज होती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न टू द 2028 ओलंपिक आफ्टर 128 ईयर्स। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन 128 वर्षों के बाद जो है वो 2028 के ओलंपिक्स में वापस आएगा। ये कौन सी गेम की बात की जा रही है कि कौन सी गेम ऐसी है जो 128 वर्षों के बाद अभी जो 2028 में ओलंपिक्स होंगे उनमें खेली जाएगी। तो 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे उनमें जो है वो क्रिकेट गेम की वापसी जो है वो देखने को मिलेगी। क्रिकेट गेम ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब क्रिकेट गेम की वापसी देखने को मिलेगी, हम क्रिकेट गेम के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। को इससे पहले जब 2024 में ओलंपिक्स हुए थे, उससे पहले भी कई सालों तक ओलंपिक्स होते रहे, तब जो है वो क्रिकेट ओलंपिक्स में आपने कभी नहीं देखा होगा, क्रिकेट जो था वो वहाँ पर नहीं होता था। अब 2028 में जो ओलंपिक्स होंगे उनमें क्रिकेट को जो है वो ऐड किया गया। और 2028 के ओलंपिक्स होंगे कहाँ पर, ये लॉस एंजल्स में जो है वो होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। लॉस एंजल्स में जो है ये होंगे। लॉस एंजल्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट में जो है वो पड़ता है, जहाँ पर ये जो आपके आने वाले ओलंपिक्स हैं ये जो है वो होंगे। क्रिकेट के अलावा जो है वो कुछ और गेम्स भी हैं जिनको 2028 के ओलंपिक्स में जो है वो ऐड किया जा रहा है, जैसे कि बेसबॉल को जो है वो ऐड किया जा रहा है। बेसबॉल जिसको सॉफ्टबॉल जो होता है उसको किया जा रहा है। एक फ्लैग फुटबॉल है जिसको किया जा रहा है। एक लैक्रोस है जिसको किया जा रहा है। स्क्वैश को जो है वो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। बेसबॉल हो गया एक, तो आपका फ्लैग फुटबॉल हो गया, ये आपने नोट करना है, फ्लैग फुटबॉल करके। एक लैक्रोस हो गया, ये भी कोई गेम है, ठीक है। और एक स्क्वैश हो गया, ये भी जो है वो है। तो इन गेम्स को जो है वो अभी ऐड किया गया है। क्रिकेट तो है ही है। क्रिकेट इससे पहले 1900 में, वर्ष 1900 में जो था वो खेला गया था ओलंपिक्स में। उसके बाद जो है वो अभी क्रिकेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 2028 के ओलंपिक्स में। अच्छा, 2028 के बाद जो ओलंपिक्स होंगे वो कौन से ईयर में होंगे, तो ओलंपिक्स प्रत्येक 4 सालों के बाद होते हैं, वो 2032 में जो है वो होंगे। 2032 के जो ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है वो इनको होस्ट करेगी। और ऑस्ट्रेलिया के भी ब्रिस्बेन शहर में जो है ये होंगे, ब्रिस्बेन सिटी में जो है ये ऑस्ट्रेलिया के होंगे। बस इतना सा यहाँ से कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री रिसेंटली बिकेम दी फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू साइन ISA's कंट्रीज पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जिसको CPF बोला गया। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहाँ पर बात हो रही है। बोलते हैं ऐसी कौन सी पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने हाल ही में जो है वो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है उसको जो है वो उसने रिसेंटली साइन किया है। तो ये कंट्री जो है वो मॉरिशस जो है वो बनी है। मॉरिशस कंट्री के द्वारा अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को जो है वो साइन किया गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, फिर बात करेंगे आगे। बोलते हैं मॉरिशस पहली जो है वो अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है उसको जो है वो साइन किया। ये जो CPF है ये एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है। किस तरह का इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव जो है वो डेवलप किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा, और ये जो है वो फैसिलिटेट करता है लॉन्ग एंड मीडियम टर्म कॉपरेशन विद इट्स मेंबर कंट्रीज। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो उनके साथ लॉन्ग और मीडियम टर्म कॉपरेशन को जो है वो फैसिलिटेट करता है। मतलब कोई भी इस तरह का कॉपरेशन होगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा, उनमें जो है ये एक दूसरी कंट्री की जो है वो हेल्प करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये इंडिया का ही इनिशिएटिव था। एक इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर इनिशिएट किया था और तब जाकर ये बना 2015 में। 2015 में ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो पेरिस फ्रांस में बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा
इंडिया में ही जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करते हैं तो उसका प्रेसिडेंट कौन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 2025 में प्रेसिडेंट है वो अपना इंडिया ही जो है वो है। और इंडिया के अलावा इसका जो को प्रेसिडेंट है अभी वो कौन है, वो जो है वो फ्रांस है। इंडिया प्रेसिडेंट है और जो इंडिया जो है वो उसका एक प्रेसिडेंट है, और को प्रेसिडेंट जो है वो इसका कौन है, वो फ्रांस जो है वो है। तो इस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में एक क्विक रिवीजन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, आप हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आने वाले राज्य चयन आयोग के एग्जाम हैं चाहे टीजीटी जेबीटी उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को आप टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिल सके, आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको आप एनालाइज कर सकें, मेरिट में जो 2, 4, 5, 7 नंबरों की कमी रह सकती है उसको भी आप इंप्रूव कर सकें। पिछले कल ही हमने हिस्ट्री में जो है वो पेपर 1 पेपर 2 की कट लिस्ट जो था वो शेयर की थी, देखा था आपने पेपर 2 में कितनी कम कट लिस्ट गई और जिनके 15-30 नंबर भी थे वो भी जो था वो वहाँ पर सिलेक्ट हो गए। क्यों सिलेक्ट हो गए, क्योंकि पेपर 1 में एस्पिरेंट्स जो था वो पास नहीं हुए, पेपर 1 को लाइटली लिया गया। तो लाइटली किसी भी पेपर को ना लें, मेरिट बनानी है तो ये जरूरी है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करें। उसके लिए आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बोलते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच इज करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बाय B.R. अम्बेडकर। ये B.R. अम्बेडकर जी के ऊपर क्वेश्चन है। क्यों हम B.R. अम्बेडकर जी का इस तरह का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जी की जयंती जो था वो भी मनाई गई, इनकी जयंती मनाई गई, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी B.R. अम्बेडकर जी एक। इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन बनता है वो हमेशा ही पब्लिक सर्विस कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। अब बात करते हैं हम B.R. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई तो कौन से नंबर की जयंती बनाई गई और कब बनाई गई। B.R. अम्बेडकर जी की जो था वो 134th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी जो था वो मनाई गई। अब 134th नंबर की बर्थ एनिवर्सरी जो था वो बनाई गई। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच चीज़ करेक्ट बताना है, आपको करेक्ट बताना है। बोलते हैं ही फॉर्म द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1937, कि इनके द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1937 में बनाई गई थी। ही फॉर्म्ड पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इन 1943, कि इनके द्वारा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1943 में बनाई गई थी। ही फॉर्म द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942, की ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को इन्होंने 1942 में बनाया था। और आगे बोलते हैं ही फॉर्म्ड द बुद्धिस्ट सोसाइटी इन 1934, कि इनके द्वारा एक बुद्धिस्ट सोसाइटी 1934 में बनाई गई थी। पहले तो मैं करेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात करता हूं कि करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सी। तो ही फॉर्म द ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन 1942, इनके द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में की गई थी। ये ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब हम बाकी स्टेटमेंट्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं। देखो, अंबेडकर जी के द्वारा जो था वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना भी जो था वो की गई थी। अंबेडकर जी के द्वारा जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, वो 1936 में जो था वो की गई थी, ना कि 1937 में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो था वो गलत हो गई। इसको ये जो 1936 में इन्होंने जो था वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी ना, इसको ही बाद में चलकर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में, और 1942 में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड है दोनों एक दूसरे के साथ। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया था कि ही फॉर्म द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इन 1943, कि अंबेडकर जी के द्वारा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की गई थी, और ये इस एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना क्या इनके द्वारा जो था 1943 में की गई थी। अब देखो, ये बात पहले पता होनी चाहिए कि इनके द्वारा स्थापना की गई थी इस तरह से किसी चीज़ की या नहीं। तो इनके द्वारा स्थापना की गई थी पीपल एजुकेशन सोसाइटीज़ की, परंतु 1943 में इनके द्वारा ये स्थापना नहीं की गई थी। इनके द्वारा 1945 में ये स्थापना जो था वो की गई थी। कब? 1945 में इनके द्वारा पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो था वो की गई थी। ये भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से क्लियर होता है। दूसरी स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई, तीसरी भी क्लियर है, पहली भी क्लियर है, चौथी स्टेटमेंट बच जाती है। बोलते हैं ही फॉर्म्ड अ बुद्धिस्ट सोसाइटी इन 1934। अब देखो, ये जो बुद्धिस्ट एक सोसाइटी थी ये इनके द्वारा जो था वो 1955 में जो था वो स्थापित की गई थी। कब? 1955 में इनके द्वारा जो था वो स्थापित की गई थी। तो ये भी आपने इनके बारे में जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन सी स्टेटमेंट सही थी, कौन सी स्टेटमेंट गलत थी, और बाकी जो गलत स्टेटमेंट थी वो भी हमने सही कर देख ली। अब B.R. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई तो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि 258.64 स्क्वायर किलोमीटर का एक फॉरेस्ट एरिया है जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको
उन्होंने नाम दे दिया डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर, उसको जो है वो भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य नाम जो है वो दे दिए। तो ये पूछा जा सकता है कि किस स्टेट ने जो है ये BR अम्बेडकर अभ्यारण्य जो है वो घोषित किया है। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जिसको जो है वो BR अम्बेडकर जी के नाम पर जो है वो रखा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे बोलते हैं यहाँ पर भू भारती पोर्टल फॉर लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट इन अप्रैल 2025। तो बोलते हैं अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जो भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है ये तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के द्वारा जो है वो उसको इस भू भारती पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया है और अप्रैल 2025 में ये भू भारती पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ है। तेलंगाना सरकार ने जो है उसको क्यों लॉन्च किया है, इसको इसलिए लॉन्च किया है ताकि जो लैंड रिकॉर्ड है उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और जो लैंड सिक्योरिटी है उसको भी इंश्योर किया जा सके, उसमें जो है वो मजबूती लाई जा सके। तो इसलिए ये भू भारती पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर भू भारती पोर्टल पता चल रहा है कि लैंड से जुड़ा हुआ जो है ये कोई पोर्टल जो है वो है। यहाँ से हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जानते हैं जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो वहाँ से भी वो इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ पर भू की बात की गई है ना, भू का मतलब भूमि, तो भूमि के पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि भूमि शब्द जो है इसके पर्यायवाची क्या क्या है। एक तो भू इसका पर्यायवाची आ जाता है, पृथ्वी जो है वो इसका पर्यायवाची जो है वो आ जाता है, पृथ्वी के अलावा धरा इसका पर्यायवाची आ जाता है, धरती इसका पर्यायवाची जो है वो आ जाता है, धरती के अलावा जो है वो वसुधा भी जो है वो पृथ्वी को बोलते हैं, वसुधा भी जो है वो एक पर्यायवाची आता है। वसुधा के अलावा वसुंधरा हो गया, धरित्री हो गया, धरणी हो गया, ये सारे जो है वो इसके पर्यायवाची जो है वो आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाची जो है वो इसके सारे के सारे आते हैं। ये पर्यायवाची शब्द भी आपने यहाँ पर ध्यान रखने। और अगर हम जीके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मृदा दिवस भी मनाया जाता है। ये सॉइल डे जो है वो कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो भी पता होना चाहिए आपको। 5 दिसंबर को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कहीं पर, ये सॉइल डे जो है वो मनाया जाता है। सॉइल डे जो है वो 5 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं विशु इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर ऑफ केरला, कि विशु को जो है वो केरल के नए साल के रूप में जो है वो मनाया जाता है। आगे बोलते हैं पोंगल इज हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, कि पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है और तमिलनाडु में जो है ये मनाया जाता है। पहले हम इन दो स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं कि कौन सा जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है और क्यों ये चर्चा में जो है वो आते हैं। ठीक है, ये चर्चा में क्यों आते हैं और कौन सा डे कब मनाया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं न्यू ईयर जो केरला में मनाया जाता है उसको विशु ही जो है वो बोलते हैं, तो विशु बोलते हैं उसको, ये बिल्कुल सही बात है। ये आपने ध्यान रखना। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में ही मनाया जाता है और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में जो है वो वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही दी गई हैं, बोथ ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब दोनों ही जो है वो सही दी गई हैं। क्यों ये चर्चा में आया होगा, क्या रीज़न जो है वो रहा होगा। चर्चा में आने का रीज़न था बैसाखी। बैसाखी जो था वो मनाई गई अभी। बैसाखी जब मनाई गई तो बैसाखी को अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में जो है वो हम मनाते हैं। कल तो हमने हिमाचल जीके में मिशन अलाइड में पढ़ा भी था हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से, परंतु हमने इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिया। इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से केरल का विशु हो गया, पोंगल हो गया तमिलनाडु का, ये आपने ध्यान रखना है। परंतु करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो बनता है। अभी बैसाखी मनाई गई, बैसाखी मनाई गई तो पहली बार जो था वो क्या हुआ, यूएसए में भी जो था वो बैसाखी को मनाया गया। क्या वो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो भी बताता हूँ मैं आपको। देखो बैसाखी को जो था वो पहली बार जो है वो वाशिंगटन डीसी में जो है वो मनाया गया। फर्स्ट टाइम ये हुआ कि बैसाखी वहाँ पर धूमधाम से सेलिब्रेट की गई इस तरह से। अब इंडियन डायस्पोरा के लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो इस तरह से अपने फेस्टिवल्स को, अपने कल्चर्स को बढ़ावा देने के लिए जो है वो इस तरह से फेस्टिवल्स को जो है वो वहाँ पर मनाते हैं। इसको जो होस्ट किया गया वो जो कंसल्टेट जर्नल ऑफ इंडिया है सिलेट में, वहाँ पर उनके द्वारा जो था वो होस्ट किया गया। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में बैसाखी जो था वो पहली बार मनाई गई। आउटसाइड इंडिया पहली बार बैसाखी कहाँ पर मनाई गई, तो वो यूनाइटेड स्टेट में जो था वो मनाई गई। इतना आपने ध्यान रख लिया, इतना यहाँ से काफ़ी है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्री विद तमिलनाडु। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश तमिलनाडु के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। देखो तमिलनाडु के साथ जो है वो इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो बाउंड्री जो है वो लगाता है। अब ये मैप के ऊपर आपको जाना पड़ेगा डायरेक्टली। तमिलनाडु की बात आ रही थी, वहाँ पर मछुआरे मछलियाँ पकड़ते हैं उनकी बात आ रही थी, तो एक मैप बेस्ड क्वेश्चन ये बनाया है ताकि मैप का रिवीजन भी हो सके। यहाँ पर हम देखेंगे तेलंगाना
यहाँ दमन दीव, पुडुचेरी और गोवा ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो हम पहले मैप देखते हैं, फिर आंसर करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है अपना भारत का मैप। यहाँ पर ही तमिलनाडु स्टेट जो है वो आता है, सबसे नीचे की ओर जो है ये आता है तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु स्टेट जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री लगती है, कर्नाटक के साथ बाउंड्री लगती है, केरल के साथ बाउंड्री लगती है। यहाँ पर पुडुचेरी के साथ भी इसकी बाउंड्री जो लगी है, पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं, उसके साथ भी इसकी बाउंड्री जो है वो लगती है। और आपने ध्यान रखना है कि गोवा ऑप्शन में दिया गया था, तो गोवा तो दूर आता है, थोड़ा सा गोवा दूर आता है। यहाँ पर गोवा आता है, छोटा सा स्टेट है एक, इसके साथ तमिलनाडु जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता। तेलंगाना दिया गया था, तेलंगाना के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना बहुत ऊपर चलकर जो है वो आता है। दमन दीव दिया गया था, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ महाराष्ट्र के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव जो है वो आता है। तो इस तरह से पुडुचेरी, पौंडीचेरी करके जो है वो सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा। ये जो है वो इसके साथ बाउंड्री शेयर जो है वो करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन इस तरह से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमने तमिलनाडु अगर यहाँ जैसे देखा था, यहाँ जैसे अगर हम तमिलनाडु देखा था, तो यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर एक पोटली जैसी बनकर श्रीलंका भी जो है वो आता है। श्रीलंका के और इंडिया को जो एक स्टेट जोड़ती है उसको पाक स्टेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट इंडिया और श्रीलंका को जो है वो जोड़ती है, तो वो पाक स्टेट के नाम से जो है वो जानी जाती है, जो कि इंडिया और श्रीलंका को आपस में जो है वो जोड़ती है। बाकी तो गोवा मैप में देख लिया था, दमन दीव भी देख लिया था, तेलंगाना भी देख लिया था। जब हम इतने एडवांस लेवल पर जाकर बात कर ही रहे हैं तो तमिलनाडु का हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है और पौंडीचेरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है। तो ये जो तमिलनाडु और पुडुचेरी, पौंडीचेरी आता है, इनका हेडक्वार्टर जो है मद्रास में आता है। उनका कॉमन हाई कोर्ट है एक, मद्रास हाई कोर्ट जो है ये आता है। यहाँ पर गोवा भी तो ऑप्शन में दिया गया है, गोवा का हाई कोर्ट जो है वो कौन सा है। तो गोवा के हाई कोर्ट की बात करें तो गोवा जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के तहत जो है वो आता है। गोवा का हेडक्वार्टर, गोवा का हाई कोर्ट ध्यान रखना है, पुडुचेरी का ध्यान रखना है। दमन दीव दादर नगर हवेली की बात की जा रही है तो वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर ही जो है वो आता है। ये हाई कोर्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मेंबर ऑफ G4 ग्रुप। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो मेंबर है G4 ग्रुप की। G4 भी एक ग्रुप है अलग अलग कंट्रीज का, अभी जो था वो चर्चा में आया था। अब ये G4 ग्रुप जो था वो क्यों चर्चा में आया था और इनमें से जो है वो कौन सी कंट्री G4 का मेंबर है। तो इनमें से एक तो इंडिया कॉमन कंट्री है जो G4 का मेंबर जो है वो आती है। इंडिया के अलावा ब्राज़ील G4 में आती है, जर्मनी G4 में आती है और जापान G4 में आती है। तो ये इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये जो है वो G4 में जो है वो कंट्रीज जो है वो आती है। G4 कंट्रीज ज़रूरी हैं याद रखना। ये जो G4 ग्रुप चर्चा में आया ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्यों ये चर्चा में आया है। तो इंडिया और बाकी की जो G4 कंट्रीज बच जाती हैं जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इनके द्वारा जो है वो विरोध किया गया है। इस बात का एक प्रपोजल रखा गया था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें जो सीटें दी जाती हैं वो रिलीजन के बेस पर जो है वो एलोकेट की जाए। तो इन्होंने, इन कंट्रीज़ ने जो था वो इस डिसीजन को जो था वो या फिर ये प्रपोजल जो था, इस प्रपोजल को जो था वो इन्होंने जो था वो निंदा की इसकी और इसको जो है वो सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने विरोध किया इसका। ये इस तरह से ध्यान रखिए। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ परमानेंट मेंबर भी जो है वो आते हैं। अब कौन कौन से परमानेंट मेंबर जो है वो इसमें आते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो एक तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट परमानेंट मेंबर आता है। यूनाइटेड स्टेट के अलावा रशिया एक परमानेंट मेंबर है, चाइना एक परमानेंट मेंबर है, फ्रांस एक परमानेंट मेंबर है और एक यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसका परमानेंट मेंबर जो है वो आता है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर जो है वो आते हैं। बाकी नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं हर 2 सालों के बाद। तो इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर बहुत बार बन चुका है और इंडिया अब मांग करता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पर मिलनी चाहिए और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट भी करती हैं। ठीक है, तो इतना सब आपने ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द एबल प्राइज 2025 फॉर द मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में मैंने बताया था आपको कि नोबेल प्राइज़ जो है वो नहीं दिया जाता। तो एक एबल प्राइज़ जो है वो मैथमेटिक्स का होता है जो कि नोबेल प्राइज़ की तरह ही कंसीडर किया जाता है। इसको एबल प्राइज़ बोलते हैं। 2025 का ये एबल प्राइज़ दिया गया मैथमेटिक्स में। अब ये किसको दिया गया, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने कमेंट करके बताना है कि किसको ये 2025 का एबल प्राइज़ जो था वो मैथमेटिक्स में दिया गया। अगर टेलीग्राम पर
आपने ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, कोई भी इंपॉर्टेंट लिस्ट आती है, नोटिफिकेशंस आती हैं, वो सारी वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गुड वेरी पेशेंस।